25 में 1961 अमेरिका के प्रेसिडेंट एक स्पीच में अनाउंस करते हैं कि वो इंसानों को चांद पर भेजेंगे। इतना ही नहीं, वो ये भी कह देते हैं कि जो भी इंसान चांद पर जाएगा हम उसको धरती पर सेफली लेके आएंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. अब देखना इम्पोर्टेंट ये था कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि वो समय पर उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ना ही इंटरनेट, ना ही स्मार्टफोन्स, ना ही उतने अच्छे कंप्यूटर्स। इसके बाद करीब 5 से 7 साल तक इस मिशन के ऊपर काम किया जाता है। फाइनली कुछ महीने बाद ये इक्विपमेंट्स को टेस्ट करते हैं जो कि मून पर जाने वाले थे, और ये टेस्ट एकदम सक्सेसफुल होता है। ये टेस्ट लगभग 4 साल तक चलता है। फाइनली फरवरी 1967 को पहले टेस्ट की प्लानिंग की जाती है कि 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा टेस्ट करने के लिए। लेकिन जिस कैबिन में ये काम कर रहे थे उसी कैबिन में एक दिन आग लग जाती है और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ नासा रुकता नहीं है। इसके बाद नासा लगातार 3 टेस्ट करता है, अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6। ये सारे ही टेस्ट सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि इस सारे ही टेस्ट में कोई भी आदमी को नहीं भेजा जाता है। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन को लॉन्च किया जाता है। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बैठाकर स्पेस में भेजा जाता है और ये मिशन सक्सेसफुल होता है। इसके बाद मई 1969 को अपोलो 10 मिशन को लॉन्च किया जाता है, जिसमें वो हर चीज सिखाई जाती है जो अपोलो 11 मिशन के लिए यूजफुल हो, सिवाय चांद पे उतरने के। ये सारे ही टेस्टिंग के कंप्लीट और सक्सेसफुल होने के बाद फाइनली बारी आती है वो टेस्ट की जिस टेस्ट को लेके प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने भरी सभा में कहा था, यानी चांद पे जाने की बारी। फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस ऑल्ड्रिन और पायलट माइकल कॉलिंस। इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट के 3 मेन पार्ट थे, लूनार मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। अब ये मिशन में डिसाइड ये हुआ था कि सिर्फ लूनार मॉड्यूल ही उतरेगा मून पर और बाकी CSM यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल मून के आजू बाजू घूमता रहेगा, और वापस आने के लिए लूनार मॉड्यूल वापस CSM से अटैच हो जाएगा और एस्ट्रोनॉट्स धरती पर आ जाएंगे सेफली। ये सारे ही काम के लिए सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली कुछ दिन बाद यानी 19 जुलाई को यह स्पेसक्राफ्ट मून पर जाकर पहुंच जाता है, और अब प्लान के हिसाब से लूनार मॉड्यूल और CSM मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होते हैं। लूनार मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस ऑल्ड्रिन थे और CSM में पायलट माइकल कॉलिंस थे। इसके बाद करीब 10 से 15 मिनट बाद लूनार मॉड्यूल मून पर जाकर लैंड कर जाता है, और इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ बस ऑल्ड्रिन चांद पर पहला कदम रखते हैं। लेकिन इस बात से नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल अनजान थे, उन्हें पता नहीं था इसके बारे में। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरकर, लेकिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतर रहे थे तो उनका पैर एक इंजन स्विच पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो स्विच टूट जाता है। US का झंडा वहां लगा देते हैं। अब इसके कुछ घंटे बाद कंट्रोल रूम से मैसेज आता है कि अब अर्थ पर आने का समय आ चुका है, लेकिन लूनार मॉड्यूल को अर्थ पर जाने के लिए CSM से कनेक्ट होना पड़ेगा, और इसके लिए प्रोपल्शन की जरूरत थी, यानी एक ऐसा फोर्स जो इसे ऊपर की तरफ खींचेगा और CSM से कनेक्ट कर देगा। इसके लिए इंजन की जरूरत थी, लेकिन इंजन का जो स्विच था वो टूट चुका था, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन ये बात से अनजान थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन को इसके बारे में तब पता चलता है जब वो लूनार मॉड्यूल में जाकर बैठते हैं और CSM से कनेक्ट होने के लिए ट्राई करते हैं, और जब इन्हें ये इशू के बारे में पता चलता है ये तुरंत कंट्रोल रूम को बताते हैं। इसके बाद वो एक इंटरेस्टिंग आइडिया लगाते हैं। बेसिकली स्विच एक सर्किट को जोड़ने का काम करता है। वो कुछ देर सोचते हैं, उनके पास एक बॉल पेन रहता है। वो क्या करते हैं, ये बॉल पेन की मदद से स्विच को जोड़ देते हैं और ये काम भी कर जाता है, और फाइनली CSM और लूनार मॉड्यूल एक दूसरे से अटैच हो जाता है और तीनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर सेफली वापस आ जाते हैं, और अपोलो 11 मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। बाकी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना।